जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं एक्विनास की। एक्विनास के राजनीतिक विचार किस प्रकार के रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य संबंधी उनके विचार कहाँ पर मिलते हैं, तो वो है उनकी पुस्तक है या कृति है सुमा थियोलॉजी का, उसमें उन्होंने बताए। उन्होंने अरस्तु का अनुसरण किया। इसका तात्पर्य ये है कि उनके विचारों में अरस्तु की पूर्णतः झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है। यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो वे मानव समाज में पाई जाती। अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों या विचारों को अपनाते हुए उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है। राज्य का होना अनिवार्य है। एक्विनास इसे अपूर्ण समझते हुए कहता है कि कई नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांत में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें शत्रुओं से प्रतिरक्षा करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसे उसने राज्य का नाम दिया। एक्विनास जो बात करता है वो राष्ट्रीय राज्य की बात करता है और उसका ही समर्थन करता है। उसके अनुसार राष्ट्रीय राज्य हैं वो वास्तव में व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। आगे वो बात करता है शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण है उसकी। शासन प्रणालियों के वर्गीकरण में एक्विनास अरस्तु का समर्थन करता है। राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर था, परंतु एक्विनास विशुद्ध रूप से राजतंत्र या मोनार्की का समर्थन करता है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र के होने के बाद भी उसने राजतंत्र को ही महत्व दिया, और यहाँ पर एक्विनास भी यही कर रहे हैं। एक्विनास ने राजतंत्र को महत्व क्यों दिया, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। नंबर 1 है, जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, तो उसका कहना है कि राज्य पर भी एक ही व्यक्ति का शासन होना चाहिए, अर्थात मोनार्की होनी चाहिए। सेकंड है, समाज की सबसे बड़ी भलाई इसी बात में है कि वहाँ एकता और शांति बनी रहे, और एकता और शांति तभी पॉसिबल है जब राजतंत्र या मोनार्की रहे। थर्ड वो बताता है कि मध्यकाल की अशांति और अराजकता की परिस्थितियों में शांति स्थापित करने का जो सामर्थ्य है वो भी मोनार्की ही है। फोर्थ वो बताता है जहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली है वहाँ झगड़े होते हैं, फूट होती है और दलबंदियाँ दिखाई देती है। फिफ्थ वो बात करता है राजतंत्र का सबसे बड़ा दोष इसकी तानाशाही में परिणत हो जाना है, लेकिन एक्विनास क्या है, इससे सहमत नहीं है। उसका ये विश्वास है कि यह बुराई राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्रों में अधिक पाई जाती है। वो ये कहता है कि प्रजातंत्र भी भ्रष्ट होते हैं, कुलीन तंत्र भी भ्रष्ट होते हैं, इसलिए राजतंत्र अगर भ्रष्ट होता है तो उसमें इतनी बुराइयां निहित नहीं होती। आगे वो बात करता है कि सरकार के कार्य कौन कौन से होने चाहिए। सरकार के कार्यों में बता रहा है शासक को राज्य के जीवन में नियंत्रित और नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं से रक्षा की जानी चाहिए। सड़कों को सुरक्षित चोर डाकुओं उपद्रवियों इनसे मुक्त रखा जाना चाहिए। शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा चलानी चाहिए। तौल और माप की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। शासक को राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पर अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। दरिद्रों या गरीबों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिए। इस प्रकार से एक्विनास है वो अरस्तु के विचारों से प्रभावित होकर ये सरकार या राज्य के कार्य यहाँ पर बताता है। संपत्ति संबंधी विचारों में ये विचार भी उसके अरस्तु के समान ही है। वो व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसे मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक मानता है। दासता संबंधी उसके विचारों की अगर हम बात करते हैं तो वो बताता है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों में निडरता और साहस का संचार करे। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहस पूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयास करेंगे। इस मत के समर्थन में एक्विनास ने इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट में इसने इसके प्रमाण भी दिए हैं। राज्य और चर्च की अगर हम बात करते हैं तो राज्य और चर्च में भी इसमें भी एक्विनास
चर्च का समर्थन करता है और चर्च को राज्य से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है, अर्थात उसने उसे राज्य से ऊपर स्थान प्रदान किया है। उसने बताया कि मानव जीवन के दो लक्ष्य हैं, एक तो भौतिक है और एक पारलौकिक सुख की वो बात करता है। लेकिन वो कहता है कि भौतिक सुख की प्राप्ति तो कहाँ होगी, स्टेट से, और पारलौकिक सुख व्यक्ति को कब मिलेगा, जब वो चर्च के अधीन रहेगा। इस प्रकार से वो चर्च को उच्च स्थान प्रदान कर देता है। कानून के संबंधी विचारों की अगर हम बात करते हैं तो कानून संबंधी विचार भी उसके अरस्तु से ही प्रभावित होते हैं। कानून के संबंध में वो बताता है कि कानून 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 है शाश्वत कानून, नंबर 2 है प्राकृतिक कानून, मतलब नेचुरल है, जो प्रकृति ने दिया है, नंबर 3 मानवीय कानून है, नंबर 4 है दैवीय कानून। इस प्रकार से एक्विनास कानूनों का वर्गीकरण इन 4 रूपों में कर देता है। शाश्वत मतलब जो दिखाई देते हैं, जो प्रेजेंट रहते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति ने दिए हैं, मानवीय जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, दैवीय कानून जो जिनका निर्माण चर्च द्वारा किया गया है। इस प्रकार से वो चारों कानूनों का वर्गीकरण यहाँ कर देता है। अरस्तु के संबंध में यह बात आती है कि टॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों का पूर्ण समर्थन किया और अरस्तु के विचारों को अपनाया। अरस्तु के विचारों को अपनाने के कारण ही एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। तो यह प्रश्न आता है कई बार कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। ये कोटेशन दी है मैक्सी ने। मैक्सी लिखते हैं कि अरस्तु के विचार अपनाए गए एक्विनास के द्वारा, इसलिए एक्विनास को मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु भी कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं, इसकी हमने यहाँ पर पॉइंट्स में चर्चा की है। नंबर 1 है एक्विनास ने ईसाई धर्म प्रेरित राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन में एक पुल निर्माण का काम किया है। उसे उस अंधकारपूर्ण मध्ययुगीन जड़ता में मुक्ति प्रदान की जिसमें कि उसे तत्कालीन समय की धर्मांधता में धकेल दिया था। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिक विचारों को जोड़ा। दूसरा हम बात करते हैं, एक्विनास ने अरस्तु की दूसरी बात जो ग्रहण की वो विवेकवादी धारणा है। इस आधार पर उसने प्रतिपादित किया मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान जो कि अरस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया है ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है। चाहे ऊपरी तौर पर उनमें कितना भी विरोधाभास क्यों न हो, आंतरिक तौर पर वे सभी एक हैं। तीसरा वो बात करता है ईसाई धर्म के विरुद्ध अरस्तु की तरह उसकी भी मान्यता थी कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है तथा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए या उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राज्य के संबंध में वह अरस्तु के इस मत से सहमत था कि राज्य व्यक्ति का पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति का साधन है, अतः उसके द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना ही व्यक्तियों का नैतिक कर्तव्य होता है ताकि आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया जा सके। फोर्थ है एक्विनास अरस्तु की जैसे ही राजतंत्र को सर्वाधिक श्रेष्ठ व्यवस्था मानता है। वैसे तो वो प्रजातंत्र को भी श्रेष्ठ मानता है, लेकिन अरस्तु ने अंत में राजतंत्र को ही उचित माना या व्यवहारिक माना। तो एक्विनास भी अरस्तु की जैसे राजतंत्र को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त विचारों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जो एक्विनास है वो मध्ययुगीन अरस्तु है। मैक्सी का यह कथन हमें बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।